ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। विषय है हमारा विज्ञान। यानी कि साइंस। सब्जेक्ट का मतलब विषय और आपका विषय क्या है, आपका विज्ञान यानी कि साइंस। अब हमारा क्या है उपविषय। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो भी इससे कर सकते हैं। उपविषय का मतलब होता है सब सब्जेक्ट यानी कि रसायन विज्ञान। यानी विज्ञान के पार्ट्स होते हैं आपके रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। प्रकरण यानी कि टॉपिक आज का हमारा क्या रहेगा, विलयन के अणु संख्या, गुणधर्म एवं असामान्य अणु भार। यानी विलयन के बारे में हम आज पढ़ेंगे, उसके गुणधर्म, अणु और उसके भारों के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक का फर्स्ट हेडिंग है विलयन। यानी कि विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन से मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक समांग, ये लिखा हुआ है आपको, जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांग का मतलब होता है समान। रासायनिक पदार्थ यानी दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समान मिश्रण, यानी कि समान मात्रा में दो रासायनिक पदार्थों का मिश्रण के विलयन कहते हैं। मिश्रण को क्या कहते हैं हम, विलयन कहते हैं। दूसरा है उसमें हमारा नोट में कुछ बातें हैं कि हमने विलयन तो पढ़ लिया, दो या दो से अधिक समान मिश्रण के पदार्थों को मिश्रण क्यों विलयन कहते हैं। लेकिन अब विलयन में भी हमारे क्या होते हैं, एक विलायक होते हैं और एक आपके विलय होते हैं। तो विलायक किसे कहते हैं और विलय किसे कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो कि आप लोग आप तक पढ़ते आ रहे हो। 7th 8th में भी पढ़ा है आपने, 9th 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। अब देखिए, किसी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं, यानी कि किसी भी मिश्रण में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होंगे उसे सबको क्या कहेंगे, उसे विलायक। और जो अल्प मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलय। तो कहने का मतलब है, मान लो कोई भी, मान लो चीनी ले ली और आपका पानी ले लिया, तो पानी आपका हो गया 1 लीटर और चीनी आपकी होगी 200 ग्राम। तो क्या हुआ, 1 लीटर विलायक हो गया क्योंकि वो ज्यादा है, तो चीनी की मात्रा क्या होगी, कम, 200 ग्राम। अब 200 ग्राम चीनी को अगर हम विलायक में घोलेंगे, यानी कि पानी में घोल दिया हमने, तो क्या होगा, उसमें घुल जाएगी। तो जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं और घुल जाते हैं वो सब क्या है, आपके विलय। नेक्स्ट आपका है नॉर्मलिटी, यानी कि नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं, अब ये समझिए, किसी विलयन के 1 लीटर में, यानी कोई विलयन ले लिया, उसकी मात्रा कितनी ले ली, 1 लीटर में, तो 1 लीटर में घुले हुए विलय, यानी कि 1 लीटर विलयन में जो भी आपका पदार्थ घुलेंगे, विलय के ग्राम तुल्यांक के भारों की संख्या, यानी कि जो पदार्थ आपके घुलने हैं उनके ग्राम तुल्यांक के भारों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब नॉर्मलता को हम किससे डिवाइड करते हैं, डिनोट करते हैं, n से, यानी कि n से व्यक्त करते हैं। n बराबर W/E गुणा V। W भार हो गया आपका, V आयतन हो गया और E आपके तुल्यांक के भारों की संख्या। अब हमने विलयन भी पढ़ लिया, विलय भी पढ़ लिया, विलायक भी पढ़ लिया और नॉर्मलता भी पढ़ ली। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, यानी कि मोलरता पे। मोलरता किसे कहते हैं, अब ये भी समझिए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए, क्या है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए किसी विलय के ग्राम अणुओं की, देखो नॉर्मलता में क्या थे आपके ग्राम तुल्यांकों की, और यहाँ पर क्या है आपके ग्राम अणुओं। तो ग्राम अणुओं की संख्या में एक साथ किसमें लेते हैं, अणुओं में, मोल में, को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को हम किससे व्यक्त करते हैं, डोनेट करते हैं, m से। m बराबर W/m इंटू V। V क्या हो गया, भार, यानी ग्राम में है, W क्या हो गया उसका, जितना भी आपका विलायक हो गया, मोलों की संख्या हो गई है, और V आपका हो गया आयतन। अब मोलरता हो गई, नॉर्मलता हो गई और विलयन हो गया आपका। अब हम आ जाते हैं मोललता। मोलरता क्या होती है वो आपने समझ ली, अब हम समझेंगे मोलरता। तो 1 किलोग्राम, तो इसमें तो हमने ले ली थी 1 लीटर मोलरता में, और मोलरता में क्या लेंगे हम, 1 किलोग्राम विलायक में घुले, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के ग्राम अणुओं की। डिफरेंस कितना है कि मोलरता में लेते हैं, मोलरता में 1 लीटर और मोलरता में लेंगे 1 किलोग्राम, ठीक है, इसमें किलोग्राम में आ गई, इसमें लीटर में आ गई। तो विलायक में घुले अणुओं के ग्राम, अणुओं यानी कि मोल की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो विलयन हो गया आपका, विलय और विलायक आपने समझ लिया, नॉर्मलता समझ ली, मोलरता समझिए और मोलरता। ये सारे टॉपिक आप 11वीं में भी कर चुके हो, लेकिन ये आपके इस विलयन का
इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इससे आगे हम देखेंगे, मोलरता से आगे हम पढ़ेंगे। बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था, विलयन पढ़ा है, विलायक पढ़ा है, विलय पढ़े हैं, नॉर्मलता पढ़ी है, मोलरता पढ़ी है, मोललता पढ़ी है। अब इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, प्राशन तथा प्राशन दाब के बारे में। तो प्राशन किसे कहते हैं बच्चों, विलायक का कम सांद्रता, यानी विलायक की कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाह प्राशन कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, एक झिल्ली होती है जिसमें से जो पदार्थ आपका क्या होते हैं, निकल जाते हैं, कुछ पदार्थ आपके रह जाते हैं, ठीक है। तो जो पदार्थ उसकी ओर प्रवाहित का मतलब होता है जो उसमें से निकल जाएंगे, यानी किसमें से, अर्धपारगम्य झिल्ली में से, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके प्राशन कहलाते हैं। दूसरा आ गया एक विषण, ये तो हो गया प्राशन, एक होता है विषण। विषण किसे कहते हैं, देखो, विलय के, यानी कि विलय के कण अधिक सांद्रण विलयन से, यानी कि जिसकी सांद्रता अधिक होगी, अधिक सांद्रण विलयन से कम सांद्रण विलयन की ओर जाते हैं, वो क्या क्या कहलाते हैं, आपके विषण कहलाते हैं। जो कम सांद्रण विलयन की ओर से कम सांद्रण विलयन की ओर जाते हैं, विषण कहलाते हैं। अब आप पढ़ोगे, आपने ये पढ़ लिया कि प्रभाव हो गया हमारा, प्रवाह का मतलब जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से जा रहे हैं, वो तो सब क्या होता है प्राशन में। लेकिन अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अब उसको देखो आप। वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है, कहने का मतलब क्या है, जो ये झिल्ली होती है उसमें से जो भी विलायक के अणुओं को निकल जाने, मतलब उसमें से बाहर निकल जाए, उसके अंदर से बाहर निकल जाए, यानी आर पार निकल जाए, निकल जाने देती है, परंतु विलय के अणुओं को नहीं निकलने देती। यानी कि वो विलायक के तो निकल जाने देती है, लेकिन जो पदार्थ विलय यानी घुले हुए, उन अणुओं की संख्या को, उन अणुओं को नहीं निकलने देती, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे हो गया आपका चरम पत्र धारण में, दूसरा हो गया आपका कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली आदि। तो ये पदार्थ ऐसे हैं जो आपके इस झिल्ली में से कुछ पदार्थों को निकल जाने देते हैं, कुछ को नहीं। अब आप हमारा मेन हेडिंग क्या है, प्रासरण तथा प्राशन दाब। प्राशन हमने पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं प्राशन दाब पे। तो हमारा प्राशन दाब क्या है वो समझिए। किसी विलयन या विलायक, यानी कोई भी आप विलयन ले लो और विलायक ले लो, को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके, पृथक का मतलब होता है हमारा अलग करने, कोई भी विलय ले लिया या विलयन ले लो, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने, यानी कि अलग करके प्राशन को रोकने के लिए, प्राशन का मतलब वो झिल्ली में से पार ना हो, प्राशन को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम बाह्य दाब, यानी कि जो विलयन और विलायक था उसे अर्धपारगम्य झिल्ली में से हम पार चला जाएगा, वो तो प्राशन है, तो उस पार जाने से उसको रोकने के लिए, यानी कि वो उसमें से आर पार ना हो, निकले ना उस झिल्ली में से, अलग ना हो। पृथक का मतलब अलग करके प्राशन को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम बाह्य दाब। बाह्य दाब का मतलब होता है जो हम बाहर की तरफ से फोर्स लगाते हैं, बाह्य फोर्स, यानी बाह्य दाब जिसे आप बोलते हो, बल बोलते हो, प्रेशर बोलते हो, जिससे कि वो रुक जाए, वो उस झिल्ली में से आर पार ना निकले, तो बाह्य दाब लगाना पड़ता है, उसे विलयन का प्राशन दाब कहते हैं। तो बच्चों आज हमने रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, विलयन, विलय, विलायक, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, प्राशन, अर्धपारगम्य झिल्ली और प्राशन दाब। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे आरसी पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस में केमिस्ट्री की। थैंक यू।